सभी का एक बार फिर नए क्लास में स्वागत है। कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय नंबर 5 है, जिसमें पृष्ठ रसायन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पृष्ठ रसायन ये आपका 5वां पाठ है। इससे पहले 4 पाठ हो चुका है। उसका वीडियो और पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पे पहुंच चुका होगा। आप उसको कॉपी पर अपने हाथों से लिख लीजिएगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। और जो चीज़ें छूटा है उन चीज़ों को जब समाप्त होगा आपका सिलेबस, तो उसमें जब रिवीजन किया जाएगा तो उसमें आपका फिर से बता दिया जाएगा। और आप अपने हाथों से अगर नोट्स बनाएंगे पीडीएफ के माध्यम से, तो आपको और ज़्यादा लाभदायक होगा, आपको याद होगा, ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमारी बातों को ध्यान से आप सुनिए, एकदम क्लियर आपको स्पष्ट हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा क्या होता है। सारी परिभाषा हम यहाँ पर ही आपको याद करवाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जहाँ तक पृष्ठ रसायन नाम से ही लग रहा है कि पृष्ठ रसायन मतलब आप जानते हो कि भाई उसमें हम क्या करते हैं, केमिकलों का अध्ययन करते हैं। पृष्ठ मतलब पृष्ठ पर, यानी कि यह देखिए, अब तो मान लीजिए आपका हो गया, यह विज्ञान का मतलब एक ही पेपर होता है, उसमें कोई शाखा नहीं होती है। नहीं तो विज्ञान को यानी रसायन विज्ञान को कई वर्गों में बांटा जाता था, अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक, जैव रसायन, ऐसे करके बहुत सी शाखाएँ होती थी। ये जो है पृष्ठ रसायन आता था भौतिक रसायन के अंतर्गत। ठीक है, इसका परिभाषा क्या होगा? भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठों पर होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नाम से ही लग रहा है। ठीक है, रसायन विज्ञान है, किसकी शाखा है भाई? भौतिक रसायन की। क्या कहोगे? भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठों पर होने वाली यानी पदार्थों के पृष्ठों पर होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं पृष्ठ रसायन। इस चैप्टर को मतलब इस चैप्टर को तीनों भाग में बांट करके इसको हमें पढ़ना है। पहला है अधिशोषण, दूसरा है उत्प्रेरण और है तीसरा कोलाइडी अवस्था। ठीक है, इस चैप्टर को 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाठ एक तरह से समझ सकते हैं। तो अधिशोषण, उत्प्रेरण और कोलाइडी अवस्था, तो हम अधिशोषण को लास्ट में पढ़ेंगे। हम यहाँ फिलहाल उत्प्रेरण से शुरू करेंगे, फिर इसके बाद कोलाइडी अवस्था और अधिशोषण को लास्ट में करेंगे। ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, तो हम उत्प्रेरण से शुरू करते हैं। देखिए, उत्प्रेरण को समझने के लिए बात कर लेते हैं उत्प्रेरण। उत्प्रेरण में एक और शब्द आता है उत्प्रेरक। ठीक है, जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है? आप जानते हो कि उत्तेजित कर दें, तो उत्प्रेरक क्या होता है? तो जो है उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे बर्जीलियस, जिन्होंने 1935 में इस शब्द का प्रयोग किया था। उत्प्रेरक क्या होता है? जैसे आपको एकदम सिंपल एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि दो लोग हो आपस में किसी तरह से, मान लीजिए कोई झगड़ा, कोई तीसरा यानी बाहरी आदमी आया या आपका कोई फ्रेंड ही आ गया, चाहे मान लीजिए कोई भी आ जाए, वह क्या करेगा? दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो 2 चीज़ें कर सकता है। या तो दोनों को समझा करके उस झगड़ा को कम कर सकता है या समाप्त कर सकता है, या फिर वह किसी को क्या कर दे? उत्प्रेरित कर दे, चढ़ा बढ़ा दे, ताकि वह झगड़ा और बढ़ जाए। ऐसा होता है, गाँव घर में भी होता है, आप समझ सकते हो। तो वही काम उत्प्रेरक, मतलब जो इंसान आपके झगड़ा को कम या ज़्यादा कर दिया, वह उत्प्रेरक। तो खैर ये परिभाषा इसका नहीं होगा। उत्प्रेरक क्या होता है आप जान लीजिए। उत्प्रेरक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बर्जीलियस ने। कितने में? 1935 में। ठीक है, उन्होंने ऐसा पाया कि बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं जिनका किसी मात्र बाहरी पदार्थ की उपस्थिति में उनके अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जा रहा है, लेकिन अभिक्रिया के अंत में जो पदार्थ बनता है उसके बनावट और भार में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, ऐसे पदार्थों को बर्जीलियस ने उत्प्रेरक कहा, और जो ये पूरी प्रक्रिया होती है, घटना होती है, उस घटना को या उस प्रक्रिया को उत्प्रेरक कहा। ठीक है, बर्जीलियस ने क्या किया? सबसे पहले उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने क्या किया? बर्जीलियस ने क्या पाया कि बहुत सी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो किसी बाहरी पदार्थ की वजह से परिवर्तित हो जा रही है। परिवर्तित मतलब उसका वेग बढ़ जा रहा है या घट जा रहा है। इस वजह से उन्होंने उस पदार्थ को क्या कहा? उत्प्रेरक कहा। और जो ये घटना हुई अभिक्रिया के वेग का परिवर्तित होना, उसको बोला उत्प्रेरक। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोरेट,
ठीक है। इसको 360 डिग्री पे गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन जो गैस होती है वह धीरे धीरे निकलती है। ठीक है, यह सामान्य एक प्रक्रिया है। पोटेशियम क्लोराइड को जब 360 डिग्री पे गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन जो गैस है बहुत धीरे धीरे निकलती है। लेकिन जैसे ही इसमें हम MnO2 मिला देते हैं, यानी इस प्रक्रिया में KClO3, इसमें हमने एक पदार्थ मिला दिया MnO2, तो वह जो ऑक्सीजन के निकलने की जो रफ्तार है 260 डिग्री सेल्सियस पर ही बहुत तेज हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रैपिड। रैपिड मतलब होता है तेज। तो वही चीज़ कि पोटेशियम क्लोराइड को पहले हमने गर्म किया 360 पे तो ऑक्सीजन गैस धीरे धीरे निकल रही थी, लेकिन जैसे ही हमने MnO2 मिला दिया तो वह क्रिया 260 डिग्री ताप पर ही ऑक्सीजन का निकलने की रफ्तार को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इसका मतलब किसने बढ़ाया भाई, इस प्रक्रिया के वेग को किसने परिवर्तित किया, हो गया MnO2। MnO2 क्या हो गया, उत्प्रेरक हो गया, और ये सारी जो प्रक्रिया हुई है वह उत्प्रेरक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने इस आधार पर उत्प्रेरक का परिभाषा दिया कि वे जो जिनका नाम था आर्हेनियस, उन्होंने अपना परिभाषा दिया, कहा कि वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में किसी रासायनिक अपक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है परंतु क्रिया के अंत में पदार्थ के बनावट व भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो उस पदार्थ को उन्होंने उत्प्रेरक कहा और इस घटना को उत्प्रेरण का लगभग बर्जीलियस जैसा ही परिभाषा। ठीक है, जैसे आपने देखा MnO2 को मिलाने से क्या हो रहा है, क्रिया का वेग बढ़ जा रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है, लेकिन दूसरा कोई पदार्थ नहीं बन रहा है। तो इसी तरह से उत्प्रेरक का काम ही होता है कि क्रिया के वेग को केवल परिवर्तित करना, परिवर्तित मतलब घटाना या बढ़ाना। ठीक है, तो आप समझ गए बर्जीलियस के अनुसार भी और आर्हेनियस के अनुसार भी। आर्हेनियस कह रहा हूँ, सॉरी, आस्टवार्ड के अनुसार था। चलिए नेक्स्ट आपका है उत्प्रेरण की प्रकार। ठीक है, उत्प्रेरण के प्रकार या उत्प्रेरण का वर्गीकरण, इसको दो आधार मान करके बांटा जाता है। एक होता है भौतिक अवस्था के आधार पर और एक होता है क्रियाविधि के आधार पर। उत्प्रेरण को दो आधार पे बांटा जाता है, एक होता है भौतिक अवस्था के आधार पर और एक होता है क्रियाविधि के आधार पर। तो सबसे पहले हम भौतिक अवस्था के आधार पर देखते हैं। यह हमारा है भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर जो उत्प्रेरण होता है दो टाइप का होता है। एक होता है समांगी उत्प्रेरण और एक होता है विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है, हम जान लेते हैं कि समांगी उत्प्रेरण क्या होता है। देखिए समांगी आप बहुत चीज़ें पढ़े होंगे, जैसे विलयन के बारे में, समांग या मिश्रण के बारे में। क्या होता है, जिसके प्रत्येक अवयव समान होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा समांगी उत्प्रेरण में कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक, बात ध्यान दीजिएगा, ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं उसे हम समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। क्लियर? तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, यही पहले 2KClO3, यहाँ पे MnO2, यहाँ पे बन जाएगा 2KCl+3O। ठीक है, अभिकारक क्या होता है अब ये बता देते हैं। वैसे आप इंटर में चले गए तो इतना तो पता ही होगा कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। जो अभिक्रिया करते हैं पदार्थ उसे बोलते हैं अभिकारक, और क्रिया करने के पश्चात जो पदार्थ बनता है उसे हम बोलते हैं उत्पाद। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम क्लोरेट है, यहाँ पे MnO2 है, आपका 3O2 बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन निकल रही है। अब इसमें हमें अभिकारक और उत्प्रेरक को देखना, तो दोनों की भौतिक अवस्था यदि सेम होगा तो वह समांगी होगा। तो आप ये जान लीजिए कि जो पोटेशियम क्लोरेट होता है इसकी भी भौतिक अवस्था ठोस होती है और MnO2 की भी भौतिक अवस्था ठोस होती है, यानी सॉलिड और सॉलिड, यानी कि उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों की भौतिक अवस्था यहाँ पे क्या है, सेम है। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, समांगी उत्प्रेरण हुआ।
वैसे दूसरा एग्जांपल है 2SO2 प्लस O2, यहाँ पे NO बनाएगा 2SO3। बैलेंस कर लीजिएगा अगर बैलेंस नहीं होगा तो। अब देखिए यहाँ पे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और NO भी क्या है, गैस है। तो यहाँ पे अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था क्या है, समान है, इसलिए यह समांगी उत्प्रेरक। ठीक है, हमने बताया था कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों की भौतिक अवस्था समान होती है उसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। यहाँ पे अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था सेम है, यहाँ पे अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था सेम। ठीक है, सेम मतलब समझते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं विषमांगी पर। बस थोड़ा सा जहाँ समान कर रहे थे वहाँ पे असमान कर दें, मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं क्या हो, असमान, उसे हम क्या बोलते हैं, विषमांगी। जैसे देख लेते हैं 2N2 प्लस 3S2, यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में आयरन होगा, यह बनाएगा 2NH3। ठीक है, अब देखिए यह नाइट्रोजन क्या है, गैस है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, पर आयरन धातु है मतलब सॉलिड। अब यहाँ पे देखिए अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं असमान भिन्न भिन्न होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विषमांगी उत्प्रेरक हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही 2SO2 थोड़ी देर पहले हुआ है। अब यहाँ पर प्लेटिनम का प्रयोग हम करते हैं। पहले क्या प्रयोग किए थे, NO का प्रयोग किए थे, अब प्लेटिनम का प्रयोग करेंगे, यह बन जाएगा 2SO3। अब देखिए यह गैस है, यह गैस है, यह क्या है, प्लेटिनम जो होती है वह धातु होती है। ठीक है, तो जब धातु होती है, धातु मुख्यतः ठोस ही होती है, अधिकतर जो होती है धातु में वो ठोस होती है, मरकरी को छोड़ देती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यह गैस, ये भी गैस और ये गैस हो, यानी अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं असमान होती है। यहाँ पे यह विषमांगी उत्प्रेरक होती है। ठीक है, चलिए हमने भौतिक अवस्था के आधार पर समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक के बारे में समझ लिया है। आगे चलते हैं। ज़्यादा एग्जाम्पल के लिए आपको व्हाट्सएप पर PDF मिलेगा, उससे आप देख लीजिएगा। यह केवल PDF उन्हीं को मिलेगा जो कॉलेज में अपना व्हाट्सएप नंबर दिए होंगे, उन्हीं पे PDF जाएगा, और बाकी जो यूट्यूब से देखते होंगे उनको ये नहीं मिल पाएगा, जो बाहरी होंगे, ये बता रहे हैं। चलिए उत्प्रेरक के प्रकार में भौतिक अवस्था के आधार पर हो गया। अब हम जानते हैं क्रिया विधि के आधार पर देख लेते हैं। क्रिया विधि के आधार पर, क्रिया विधि के आधार पर उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक, नंबर 2 ऋणात्मक, नंबर 3 स्व उत्प्रेरक, नंबर 4 प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक, स्व उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, इसको क्योंकि मिलाएंगे फिर से एक एक के बारे में बातें होंगी, थोड़ा सा आप देख लीजिए, इसको टाइम दे रहे हैं। चलिए तो हमारा पहला है धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है, नाम से धन मतलब जोड़ना, जोड़ना मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्प्रेरक क्या करे, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे, उसे हम बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है उसे हम बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, और जो पदार्थ अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है उसे बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल सिंपल सा पहले जैसा, ताकि याद करने में आपको आसानी पड़े। MnO2 2KCl प्लस 3O। इसमें देखिए क्या होता है, आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि पोटेशियम क्लोरेट को 360 डिग्री पे गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन धीरे धीरे निकलती है, लेकिन जैसे ही MnO2 को मिलाते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी ऑक्सीजन के निकलने की रफ्तार बढ़ जाती है। तो MnO2 क्या हो गया,
धनात्मक उत्प्रेरक हो गया। मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अपक्रिया के वेग को बढ़ा दे उसे बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, और जो पदार्थ अपक्रिया के वेग को बढ़ाता है उसे बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक, तो यहाँ पे Mn क्या हो गया, धनात्मक उत्प्रेरक हो गया। फिर उसी तरह से आपका है, जैसे थोड़ी देर पहले हुआ है 2SO2 प्लस O2, यहाँ पे NO बना था 2SO3। यहाँ पर भी क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से क्रिया करता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो NO जो करता है इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो यह भी NO जो है वह क्या है, धनात्मक उत्प्रेरक हुआ। ठीक है, चलिए ऋणात्मक को देख लेते हैं इसी जगह। ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक का मतलब क्या हो गया, माइनस। माइनस में मतलब घटाना होता है ना, घटाना। तो घटाने का मतलब कि ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अपक्रिया के वेग को घटा देता है तो उसे हम बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक, और जो पदार्थ अपक्रिया के वेग को घटाता है उसे बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, बढ़ा देगा तो धनात्मक हो जाएगा। धनात्मक का नाम ही मतलब प्लस। प्लस मतलब बढ़ेगा, माइनस मतलब घटेगा। सिंपल सा आइडिया लगा सकते हैं परिभाषा के लिए। आपको ज़्यादा इसमें एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ऑप्शन में पूछता है, जैसे कोई रिएक्शन दे दिया, ऊपर मतलब ए बना दिया, पूछेगा ए में कौन सा उत्प्रेरक है, जो चीज़ के ऊपर ये लिख रहे हैं। ठीक, इसका नाम ऑप्शन के रूप में पूछ देता है प्रश्न में। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। परिभाषा तो याद रखेंगे, साथ साथ में उदाहरण भी याद रखेंगे। ठीक है, तो पहला उदाहरण इसका लेते हैं। पहला उदाहरण है Na2SO3 प्लस O2, यहाँ पे आपका रहेगा C2H5OH, ये बना लेगा 2Na2SO4। ठीक है, अब यह क्रिया सोडियम सल्फाइड जो है का ऑक्सीकरण होता है। अगर यहाँ पे एथिल अल्कोहल नहीं रहे तो यह क्रिया क्या होती है, तेज होती है। पर जैसे इसमें एथिल अल्कोहल मिलाते हैं तो क्या होती है, इस क्रिया के वेग को यह क्या करता है, एथिल अल्कोहल घटा देता है। यह किसका काम किया, ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम किया। ठीक है, ऐसे ही है 2H2O2। ठीक है, यहाँ पे ग्लिसरीन रहेगा, ग्लिसरीन ये बनाएगा 2H2 प्लस O2, 2 2 4 4। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड से जल और ऑक्सीजन बनता है। पहले यह क्रिया तेजी से होती है, पर जैसे इसमें ग्लिसरीन को मिला देते हैं तो यह क्रिया क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। यह क्रिया का वेग क्या होता है, घट जाता है। इस तरह से ये इस काम क्या किया, ग्लिसरीन किसका काम किया, ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य किया, और ये जो क्रिया हो रही है वह ऋणात्मक उत्प्रेरक है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा स्व उत्प्रेरक। तीसरा है स्व उत्प्रेरक। स्व उत्प्रेरक क्या होता है कि कोई अपक्रिया होती है, ठीक है, वह पहले अपने एक निश्चित वेग होता है, कम या ज़्यादा, लेकिन जैसे ही क्या हो कि उसमें कोई ऐसा पदार्थ बन जाए उत्पाद में, और उत्पाद में से बना ही पदार्थ क्या करता है, अपक्रिया के वेग के लिए परिवर्तित कर देता है या उस अपक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, उसे हम बोलते हैं स्व उत्प्रेरक। मतलब कि कोई अपक्रिया हो रही है, ठीक, उसमें जो उत्पाद बनता है उसी उत्पाद में से ही कोई पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करने लगे तो उस क्रिया को हम बोलते हैं स्व उत्प्रेरण, मतलब जो स्वयं उत्प्रेरित करे। ठीक है, जैसे में पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट AmNO4, ठीक है, प्लस इसके अम्लीय विलयन में ऑक्सैलिक एसिड मिलाते हैं H2C2O4। ठीक है, तो पहले जो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे रहेगा 2KMnO4 प्लस 3H2
3H2 प्लस यहाँ पे 5H2C2O4, फिर यहाँ पे बनेगा K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस बन जाएगा आपका 8H2O प्लस 10CO2 यहाँ पे 2 रहेगा। ये मैं लिखा हूँ दूसरे जगह पे, वहाँ से देख करके एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है उसका जो रंग होता है वह गुलाबी होता है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है उसका रंग गुलाबी होता है। ठीक, तो क्या होता है कि पहले गुलाबी रंग धीरे धीरे गायब होता है। जैसे कहने का मतलब इसका होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसका रंग गुलाबी होता है। इसके अम्लीय विलयन में हम अगर ऑक्सैलिक एसिड मिलाते हैं तो यह गुलाबी रंग धीरे धीरे लुप्त होता है। पर जैसे ही इस अभिक्रिया में MnSO4 बना तो यह गुलाबी रंग तेजी से गायब होने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था स्व उत्प्रेरण मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद में से बना एक पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करने लगे तो उसे बोलते हैं स्व उत्प्रेरण। ठीक है, तो अब और जो पदार्थ अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है उसे स्व उत्प्रेरक बोलते हैं। ठीक, स्व उत्प्रेरक का मतलब अब इसमें देखो पोटेशियम परमैंगनेट है, गुलाबी रंग होता है, वह धीरे धीरे गायब होता है, लेकिन जैसे ही MnSO4 बना तो अब वो गुलाबी रंग तेजी से गायब होने लगता है। इसका मतलब कि MnSO4 किसका काम किया, स्व उत्प्रेरक का कार्य किया। ठीक है, उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है एस्टर का अपघटन। C2H5 ये एस्टर है जिसको हम बोलते हैं एथिल एसीटेट। जल से क्रिया कराएंगे, ये बना लेगा CH3COOH प्लस C2H5OH। ठीक है, अब देखिए एथिल एसीटेट्स का जल अपघटन होता है तो एस्टिक एसिड और C2H5OH बनता है। पहले यह क्रिया धीरे धीरे होती है, पर जैसे ही इसमें एस्टिक एसिड बनता है यह क्रिया का वेग बढ़ जाता है। यानी इसका मतलब यह जो है एस्टिक एसिड जो है वह स्व उत्प्रेरक का कार्य किया परिभाषा के अनुसार। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल। और सारे एग्जाम्पल हैं बहुत से, आपके लिए 2 पर्याप्त हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद एक और है लास्ट में चौथा, इसके बाद इस क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। प्रेरित उत्प्रेरण। प्रेरित उत्प्रेरण, देखिए प्रेरित उत्प्रेरण क्या होता है कि कोई अभिक्रिया किसी दूसरी अभिक्रिया के द्वारा संपन्न होती है। मतलब कोई अभिक्रिया नहीं हो रही पर दूसरी अभिक्रिया के साथ उसको जोड़ देते हैं तो दोनों अभिक्रिया एक साथ हो जाती है। मतलब ऐसी अभिक्रिया जो किसी दूसरी अभिक्रिया द्वारा संपन्न होती है उसे हम बोलते हैं प्रेरित उत्प्रेरण। मतलब प्रेरित कर रहा है। जैसे सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण इसमें हो जाता है सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण सोडियम सल्फेट में हो जाता है, पर समान परिस्थिति में सोडियम आर्सेनाइड का अभिक्रिया नहीं होता, यानी नो रिएक्शन। ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं हो पाती। इसका मतलब क्या हुआ, इसका तो हो गया भाई ऑक्सीकरण लेकिन इसका नहीं हो रहा है। अगर इसको दोनों को साथ जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, Na2SO4 प्लस ये 3 रहेगा Na3ASO3 प्लस O2। अब इसको दोनों को साथ करा देंगे तो दोनों का ऑक्सीकरण हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, सोडियम आर्सेनाइड का भी हो जाएगा और सोडियम सल्फाइड का भी हो जाएगा। तो सोडियम सल्फाइड बन जाएगा सोडियम सल्फेट और सोडियम आर्सेनाइड बन जाएगा आर्सेनेट में बदल जाएगा Na3SO4। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, प्रेरित उत्प्रेरण में क्या होता है कि कोई अभिक्रिया किसी दूसरी अभिक्रिया द्वारा संपन्न होती है तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, स्व उत्प्रेरण। ठीक है, इसमें देखिए सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण तो सोडियम सल्फेट में हो गया, पर समान परिस्थिति में सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण नहीं हुआ, पर दोनों को साथ में लेकर के अगर ऑक्सीकरण कराए मतलब दूसरी अभिक्रिया के साथ कराए
तो सोडियम आर्सेनाइड का भी सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा उत्प्रेरकों का वर्गीकरण दोनों आधार पे हो गया, भौतिक अवस्था के आधार पर, क्रियाविधि के आधार पर। जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक बचे हैं उसको अगले क्लास में बताएंगे। तो हमारे क्लास में आप सबका लास्ट तक बने रहने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।